Morning students, today we'll be dealing with the topic of Family Court Act. Students, I have bifurcated the entire Family Court Act in two parts. In the first part, we will be dealing with the application of Family Court Act, the important definitions of Family Court Act, and the establishment as well as the appointment of the judges in the Family Court Act. And in the second part, we'll be dealing with the rest of the provisions of the Family Court Act. Now, let's begin with the theme. The Family Court Act 1984. The very purpose of the Family Court is what? Actually, Family Court Act जो 1984 में existence में आया, उसका purpose क्या था? तो ये बेसिकली दो पर्पसेस की वजह से फैमिली कोर्ट एक्ट फोर्स में आया या इसे लाया गया। पहला, टू प्रमोट द कंसिलिएशन इन डिस्प्यूट रिगार्डिंग मैरिज एंड द फैमिली अफेयर्स एंड द अदर कनेक्टेड मैटर्स, यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो भी अफेयर हैं या मैरिज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हैं या इससे कनेक्टेड मैटर्स में कंसिलिएशन को प्रमोट करना है। कहने का मतलब है मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट, फैमिली अफेयर से रिलेटेड डिस्प्यूट एंड अदर कनेक्टेड मैरिज एंड फैमिली अफेयर से रिलेटेड अदर कनेक्टेड जो मैटर्स है उनमें यदि डिस्प्यूट है, देन इन दैट केस उस डिस्प्यूट को हम कंसिलिएशन के द्वारा डिसॉल्व कर सकते हैं, कंसिलिएशन के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए कंसिलिएशन को प्रमोट करना है। बेसिकली क्या करने के लिए? मैरिज से रिलेटेड, फैमिली अफेयर से रिलेटेड एंड अदर कनेक्टेड मैटर से रिलेटेड डिस्प्यूट को देखने के लिए या एंड करने के लिए। Next is to secure a speedy settlement of the disputes relating to the marriage and the family affairs and the other connected matters. जितना जल्दी हो सकता है उतना स्पीडली हमको क्या करना है? इन डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना है। With this purpose, this Family Court Act 1984 came into existence. Now let us see the application of the Family Court Act 1984. Now the application of Act 1984 speaks about that this act extend to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. So students, जब ये 1984 में basically act बना था, तब उस वक्त ये अप्लाई हो रहा था होल ऑफ इंडिया को। सिर्फ ये किसको अप्लाई नहीं हो रहा था? स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई नहीं हो रहा था। Next, and shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different date may be appointed by different states. कहने का मतलब है ये एक्ट जो है ये कौन सी डेट को फोर्स में आएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट डिसाइड करेगा। साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे देखा जाए तो फोर्स में लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। नाउ लेट अस गो थ्रू द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन व्हिच आई हैव written down here is section 2, which deals with the definition part of this particular act. Section 2, the very first important definition is judge. Judge means what? Means the judge, or as the case may be, the principal judge, additional principal judge, other judge of the family court. तो यहाँ पे जज मतलब कौन है? जज मतलब जज, इसके अलावा प्रिंसिपल जज, इसके अलावा एडिशनल प्रिंसिपल जज या फिर अदर जजेस ऑफ द फैमिली कोर्ट, ये सब क्या कहलाएंगे? जज कहलाएंगे। जज की डेफिनेशन में कवर होंगे। नेक्स्ट इज फैमिली कोर्ट। अब फैमिली कोर्ट का मतलब क्या होता है? फैमिली कोर्ट मीन्स अ फैमिली कोर्ट व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बेसिकली देखा जाए तो फैमिली कोर्ट मतलब क्या है ये तो नहीं पता चला, लेकिन यस, सेक्शन 3 में किस तरीके से फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा इसका प्रोविजन दिया गया है। सो लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली फैमिली कोर्ट एंड हाउ डज इट गेट एस्टैब्लिश। Now, Section 3 deals with establishment of the family court. The state government, after consultation with the High Court and by the notification in the official gazette, shall establish a family court for every area in the state comprising of city or town whose population exceeds 1 million. कहने का मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करने के बाद में
नोटिफिकेशन निकालेगा ऑफिशियल गैजेट में, और नोटिफिकेशन निकाल के क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा फैमिली कोर्ट हर एक स्टेट में। हर एक स्टेट में जो सिटी है या टाउन है वहां पे एस्टेब्लिश करेगा, प्रोवाइडेड वो सिटी या फिर टाउन की जो पॉपुलेशन है वो एक्सीड करनी चाहिए 1 मिलियन। ठीक है। Next is family court may establish by the state government with the consultation of the High Court for any such other area in the state as it deemed necessary. तो इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एरियाज हैं उनके लिए भी फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है, प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट डीम इट नेसेसरी. The government would also, through notification, specify the local limits of the area to which the jurisdiction of the family court extends at any time increase or reduce or alter such limitation. कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा ये तय करेगा कि फैमिली कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना एरिया रहेगा। टाइम टू टाइम ये बेसिकली जुरिस्डिक्शन जो है इंक्रीज भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी डाउन भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि अल्टर भी किया जा सकता है लिमिट्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज come to section 4 which deals with the appointment of the judges. Now the appointment of the judges in the family court is very important provision and you'll always receive a question over this particular topic. The state government may with the consultation of the high court, state government जो है वो high court की consultation से appoint करेगी एक या उससे ज्यादा persons को as a judge या फिर judges of the family court करके। When a family court consists of more than one judge, अगर family court में एक से ज्यादा judges हैं, then in that case हर एक judge जो है वो exercise करेगा वो सारे powers, वो एक्सरसाइज करेगा वो सारे बेसिकली ड्यूटीज जो कि कन्फर्ड की गई है करने के लिए ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्ट बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, यानी फैमिली कोर्ट एक्ट में जो कोई भी पावर्स दिए गए हैं बेसिकली कोर्ट को, वो सारे पावर्स जो है ये जज एक्सरसाइज करेगा। और एनी अदर लॉ फॉर अ टाइमिंग इन फोर्स, यदि मान लीजिए किसी और लॉ के अंदर फैमिली कोर्ट को कुछ पावर्स दिए गए होंगे, देन इन दैट केस वो एक्ट के अंदर भी फैमिली कोर्ट जो है क्या करेगा, ये पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। स्टेट गवर्नमेंट में विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट एनी ऑफ द जज टू बी अ प्रिंसिपल जज एंड अदर जजेस टू बी एडिशनल प्रिंसिपल जज। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, कंसल्टेशन से ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा जज टू बी अ प्रिंसिपल जज, जो फैमिली कोर्ट का जो बेसिकली जज होता है उसको एज अ प्रिंसिपल जज करके अपॉइंट करेगा। इसके अलावा जो अदर जज होते हैं उनको एडिशनल प्रिंसिपल जज करके अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम distribute the business of the court among the various judges thereof। तो ये जो प्रिंसिपल जज होता है ये क्या करता है, कोर्ट के जितना भी काम है वो अदर जजेस के बीच में, जो फैमिली कोर्ट में अदर जजेस हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एडिशनल प्रिंसिपल जज जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर्स ऑफ प्रिंसिपल जज अगर प्रिंसिपल जज की जगह जो है वो खाली है, दूसरी प्रिंसिपल जज जो है वो अनेबल है बेसिकली अपनी ड्यूटीज को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि इधर वो एब्सेंट है या फिर इलनेस से सफर कर रहा है या फिर एनी अदर सफिशिएंट कॉज है जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, देन इन दैट केस जो एडिशनल प्रिंसिपल जज है वो प्रिंसिपल जज के पावर्स को एक्सरसाइज करेगा। अब देखते हैं कि कौन सा पर्सन होता है जो कि क्वालिफाइड होता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पर्सन जो है shall be qualified for the appointment of the judge if he has for at least 7 years held a judicial office in India or the office of the member of the tribunal or any post under the union or a state requiring special knowledge of the law। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसने कम से कम 7 साल तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है इंडिया में, या फिर वो किसी ट्राइब्यूनल का मेंबर है, या फिर वो कोई पोस्ट होल्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, ऐसी पोस्ट जहां पे फैमिली अफेयर से रिलेटेड या जो बेसिकली टॉपिक है फैमिली कोड के अंदर कवर होने वाले उनसे रिलेटेड स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ हो, देन इन दैट केस उस पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज अ जज करके अपॉइंट कर सकते हैं अंडर फैमिली कोड।
नेक्स्ट इज और या फिर एटलीस्ट उसके पास में 7 years ऑफ एन एडवोकेट प्रैक्टिस होना चाहिए ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर दो या दो से ज्यादा सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, सक्सेशन में एक से ज्यादा कोर्ट्स में उसके पास में दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स में इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब जाके उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर सकते हैं, हम एज अ जज करके अंडर फैमिली कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये जज बनने के लिए, फैमिली कोर्ट का जज बनने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन दिया गया है, वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, बट विद कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो क्वालिफिकेशन मीट आउट करना चाहिए, तभी जाके इस पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं एज अ जज करके। जब हम किसी पर्सन को जज करके अपॉइंट करते हैं, देन इन दैट केस हम पूरे एफर्ट्स लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ये मैरिज इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों में वेलफेयर प्रमोट करने वाला होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके पास में पर्टिकुलर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि वो कंसिलिएशन और काउंसलिंग के द्वारा मैटर को डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सके। तो इन सेलेक्टिंग पर्संस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जजेस ऑल एफर्ट्स शैल बी टेकन। अब किस बात के लिए टेकन, टू एंश्योर दैट जो भी पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं उसको क्या करना है, नीड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को प्रोटेक्ट करने वाला होना चाहिए, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, उसने बच्चों में वेलफेयर प्रमोट करने वाला होना चाहिए, एंड क्वालिफाइड बाय द रीजन ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, साथ ही साथ वो पर्टिकुलर पर्सन को एडुकेट नंबर में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए उसका, प्रमोट करने के लिए द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय द कंसिलिएशन एंड काउंसलिंग। ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं एज अ जज ऑफ द फैमिली कोर्ट। ना अगर मान लीजिए इन कैंडिडेट्स में यदि कोई वुमेन है, देन इन दैट केस वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाएगा व्हाइल अपॉइंटिंग द जज ऑफ द फैमिली कोर्ट। Next, no person shall be appointed as or hold the office as a judge of family court after he has attained the age of 62 years. कहने का मतलब है कि एज जो है उसकी कैसी होनी चाहिए, 62 ईयर्स से अंदर होनी चाहिए। तो कोई भी पर्सन जिसकी एज जो है वो 62 ईयर्स से बियॉन्ड हो गई है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम यहाँ पे अपॉइंट नहीं करेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगा कि इन जजेस की सैलरी क्या होगी, इन जजेस का होनोरियम क्या होगा, इन जजेस को अदर अलाउंसेस कौन कौन से पेबल रहेंगे, एंड साथ ही साथ इनकी सर्विस कंडीशंस क्या क्या होगी। तो द स्टेट गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब द सैलरी और द होनोरियम and the other allowances which are payable to, and the other terms and the conditions of the services of the judge. Now students, come to section 5. What does section 5 says? Section 5 deals with association of social welfare agencies. Now, the state government may in consultation with the High Court provide by rule for the association in such manner and for such purposes and subject to such condition as may be specified in the rule with the family court. तो कहने का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, कंसल्टेशन लेता है हाई कोर्ट का, और कंसल्टेशन से हाई कोर्ट के क्या करता है, रूल्स बनाता है एंड एसोसिएशन करता है उस मैनर में जो कि जरूरी है, या वो मैनर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है बेसिकली पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सच कंडीशंस जो कि बेसिकली बताई गई है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत से ऐसे एक्चुअली एसोसिएशन से एसोसिएट होने के लिए, फैमिली कोर्ट इन एसोसिएशन से एसोसिएट हो, इसके लिए कुछ रूल्स बनाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूल्स ये फैमिली कोर्ट जो है क्या कर सकता है, एसोसिएट हो सकता है फैमिली वेलफेयर एजेंसीज के साथ। तो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन सोशल वेलफेयर और रिप्रेजेंटेटिव्स देयरऑफ, तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि सोशल वेलफेयर या उनके रिप्रेजेंटेटिव से इंगेज्ड हैं। तो ऐसे में फैमिली कोर्ट एक्ट जो है वो बताता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से फैमिली कोर्ट जो है वो क्या कर लेता है, एसोसिएशन कर लेता है, दैट हेल्प द फैमिली कोर्ट टू डिसॉल्व द मैटर विद द हेल्प ऑफ कंसिलिएशन।
Next is persons who are professionally engaged in promoting the welfare of the family. तो ऐसे लोगों से भी फैमिली कोर्ट जो है वो क्या कर लेता है, एसोसिएशन कर लेता है. Persons working in the field of association with the family court would enable it to exercise its jurisdiction more effectively. इसके अलावा कुछ अदर लोग जो कि फील्ड से रिलेटेड हैं, फील्ड से अटैच्ड हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में भी एसोसिएशन करने से फैमिली कोर्ट क्या कर पाता है, जो उसको फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत जुरिस्डिक्शन दिया गया है सेटल डाउन करने के लिए, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू मैरिज, रिलेटिंग टू फैमिली अफेयर एंड दी अदर कनेक्टेड मैटर्स, उनको इफेक्टिवली क्या कर पाता है, मीट आउट कर पाता है इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. Next is come to section 6. Section 6 deals with counselors, officers and the other employees of the family court. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली हाईकोर्ट के कंसल्टेशन से डिसाइड करेगा कि कितने नंबर में या कितने कैटेगरी में काउंसलर्स होंगे फैमिली कोर्ट में, कितने ऑफिसर्स होंगे, इसके अलावा जो अदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो कि फैमिली कोर्ट को हेल्प करते हैं उसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए, एंड साथ ही साथ फैमिली कोर्ट एक्ट के अंतर्गत जो पर्पस बताया गया है उसको मीट आउट करने के लिए ये सारे लोग जरूरी होते हैं. तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट डिसाइड करेगा what would be the number, the category of the counselors, the officers and the other employees which are necessary or which are required to assist the family court in discharging of its function and provide the family court with such counselors. और इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट जो है फैमिली कोर्ट को काउंसलर्स प्रोवाइड करेगा, ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगा एंड अदर एम्प्लॉइज प्रोवाइड करेगा. स्टेट गवर्नमेंट जो है मे बाय मेकिंग रूल्स स्पेसिफाई कर सकता है द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ द काउंसलर्स एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द ऑफिसर्स एंड द अदर एम्प्लॉइज. तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये स्पेसिफिकली रूल बना के ये तय कर सकता है कि किस कंडीशंस में एसोसिएशन होगा काउंसलर्स के साथ में, साथ ही साथ इनकी सर्विस ऑफ कंडीशंस क्या रहेगी एंड इसके ऑफिसर्स की एंड द अदर एम्प्लॉइज की. इसके अलावा कुछ और जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे सैलरी है, अदर फैसिलिटीज है, दिस इज ऑल वुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. So students, I hope you have understood the topic and in this particular